कई सौ स्टूडेंट्स के इंडिया से बाहर, जैसे आपने बताया, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने एडमिशन कराए हैं। कोई चीज़ हिडन नहीं होती इनकी, और एक इनको इस लाइन में नॉलेज बहुत है। MBBS एब्रॉड के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट को आप चूज़ करें। किसी को भी बच्चे को अगर MBBS में अगर कराना है तो फैज सर से मिलिए, इनकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका पैसा पूरा डूब जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसमें पैसे भी हैं और इज़्ज़त भी है और खिदमत का मौका भी मिलता है इसमें। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब बहुत से गार्जियन की भी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप हिंदुस्तान में नीट का एग्ज़ाम दें, अच्छे नंबर हासिल करें, और जब अच्छे नंबर हासिल करेंगे आप तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है। बहुत कम पैसे में आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अच्छे नंबर हासिल करना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। हम दुआ करते हैं कि जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाया करें। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान में अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तादाद बहुत कम है, बहुत टफ कंपटीशन है, ऐसे में लोग सोचते हैं कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप दुनिया के कई दूसरे ममालिक से MBBS कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी ऑफिसेज हैं जो आपको इसे मदद करती हैं कि आपको कहाँ से MBBS करना चाहिए, कहाँ से MBBS करने में आपको आसानी होगी, कहाँ से MBBS करेंगे तो उसके बाद जो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम होता है उसको पास करने में आसानी होगी। मैं अभी जिस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ उसका नाम है हिंद MBBS एब्रॉड। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर फैज साहब हमारे साथ हैं। ये काफ़ी सालों से इस फील्ड में है और अब तक सैकड़ों बच्चों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में MBBS करने के लिए भेज चुके हैं। फैज साहब, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है। जी। हम सबकी दुआ है कि बच्चे अच्छा करें, बेहतर करें। जी हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर वो ला नहीं पाते हैं। इस चक्कर में उनका एडमिशन जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें नहीं हो पाता। जी। और अगर वो प्राइवेट में कर रहे हैं तो फिर वो इतनी ज़्यादा फीस है कि हर गार्जियन के लिए उसको बियर करना आसान काम नहीं है। जी। ऐसे में लोग आप लोगों की तरफ देखते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर उनके नंबर कम आते हैं तो आपसे मिलें, किस तरह के मुल्क को वो चूज़ करें, कहाँ जाना बेहतर रहेगा उनके लिए, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? और आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आप इस फील्ड में आपकी ये कंपनी कब से काम कर रही है? देखिए, मैं फैज़ अहमद, हमारी जो कंसल्टेंसी है हिंद MBBS एब्रॉड, आप जाएंगे, आप गूगल पे भी जाके अगर सर्च करेंगे, देखेंगे रेटिंग वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी रेटिंग बहुत अच्छी है। और कई सौ स्टूडेंट्स के इंडिया से बाहर, जैसे आपने बताया, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने एडमिशन कराए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, और रेस्ट ऑफ द MBBS एब्रॉड जो कंसल्टेंसी है वो सही नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ। लेकिन MBBS एब्रॉड एक ये फील्ड ऐसा हो चुका है कि इस फील्ड में मोस्टली जो कंसल्टेंट हैं मोस्टली वो ज़्यादातर फ्रॉड हो चुके हैं, अच्छे लोग कम हैं। इसलिए मैं चाहा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म न्यूज़ के ज़रिए से उन लोगों तक जो जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिया से बाहर MBBS एब्रॉड के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका पैसा पूरा डूब जाता है ना, पूरा साल ख़राब हो जाता है बच्चों का, और फिर भी बच्चों को जिस कॉलेज में, जिस कंट्री में भेजना चाहते हैं भेज नहीं पाते हैं। वो मोस्टली जो कंसल्टेंट हैं बच्चे का पैसा लेके आज यहाँ है, कल कहीं निकल जाते हैं वो। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि MBBS एब्रॉड के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट को आप चूज़ करें। चूज़ करने के लिए आपको देखना है कि आप जिस कंट्री को या जिस पार्टिकुलर मेडिकल कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं, आप उनके वहाँ में उसी मेडिकल कॉलेज के एक कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स का नंबर लीजिए, और स्टूडेंट लेने के बाद भी उनको कहिए वीडियो कॉल में मुझे कॉलेज दिखाने के लिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, फील्डिंग करके रखते हैं पहले से ही, कोई अपने जान पहचान के किसी को दे देता है नंबर कि भाई तुम बात कर लो इनसे। वो बात करने के बाद क्या करेंगे, बता देंगे इनके बारे में गुड अच्छा फीडबैक दे देंगे वो। क्योंकि स्कैम फ्रॉड का एक बहुत बड़ा, अभी समझिए कि लोगों को किसी की क्या है कि लाइफ की फिक्र नहीं है
है ना, पैसे के लिए लोग बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले एक अच्छी कंसल्टेंसी की जो अच्छी कंसल्टेंसी है उसका आपको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करने के बाद देखना है कि एब्रोड में जो कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडिया, जैसे आपने बताया लाइसेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बताया आपने, सिद्धि साहब ने बताया कि इंडिया आके लाइसेंस का एग्ज़ाम देकर निकालना होता है। तो इंडिया आकर जो लाइसेंस का एग्ज़ाम निकालना होता है उस एग्ज़ाम का नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम जो कांग्रेस के टाइम से ये एग्ज़ाम चल रही है, लेकिन जो कांग्रेस इस एग्ज़ाम को जिस टाइम में लेती थी तो ये जो काउंसिल थी ये MCI हुआ करती थी, जिसको बोलते थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बाद में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में काफ़ी करप्शन हो चुका था, इन्होंने एक अच्छी पूरी टीम बनाई और MCI को सस्पेंड करके NMC बनाया, जिसका नाम उन्होंने 2018 में रखा नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन में पूरी एक इनकी कमेटी बैठी और उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक जो MBBS एब्रोड के लिए एक गजट पास किया। मैं इसलिए ये बेसिक बता रहा हूँ ताकि वो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को एक क्लियरफाई हो जाए कि MBBS एब्रोड भेजने के लिए बच्चों को, अगर जब तक आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री समझिए कि वो ब्लैंक है, किसी काम के नहीं हिंदुस्तान आने के बाद। सबसे पहले उन्होंने कहा अपने पॉइंट्स में कि जो बच्चे इंडिया से बाहर MBBS करने जाएंगे उनका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। दूसरा, जिस कंट्री में जो जा रहे हैं, जिसका खुद का जो कॉलेज है, उनका खुद का पर्सनल हॉस्पिटल होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्टली जो सेंट्रल एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं या रशियन कंट्रीज़ है उसमें ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके खुद के हॉस्पिटल नहीं हैं। आप ऐसा है कि अगर इंडिया में, मैं अभी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जामिया हमदर्द है, क्या जामिया हमदर्द जो एक मेडिकल कॉलेज है वो कहे कि दिल्ली एम्स का जो हॉस्पिटल है उससे मेरा काम चल जाएगा? ऐसा हो सकता है? नेवर। उनका अपना खुद का। और वैसे ही मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपके ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इनके एक दामाद ऑलरेडी हैं, वो वहीं से MBBS किया उन्होंने, और एनेस्थेसिया के सीनियर लेडी हार्ट में अभी डॉक्टर हैं, वो अभी इसमें है अम्बेडकर हॉस्पिटल में है। तो अगर वो मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से कोई बच्चा अगर MBBS करता है और वो मौलाना आज़ाद वाले कहें कि दिल्ली एम्स का जो हॉस्पिटल है उससे हमारा टाइप है, चलेगा? नहीं चलेगा। मैं फिर उस चीज़ को आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी सेंट्रल एशिया की मोस्टली कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया की भी मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, इसमें बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। कम फीस के नाम पर पेरेंट्स देखते हैं कि जो भी उनके पास ज़मीन बचा कुचा, कोई फ्लैट है, कुछ भी है, कर्ज वर्ज लेके बच्चों को किसी तरह भेज देते हैं वो। और ये जो जितने MBBS एब्रोड के माफिया बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, जब वहाँ बच्चे को कॉलेज तो दिखा देते हैं, लेकिन खुद का, मैं कहता हूँ कि 90% मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं सेंट्रल एशिया में, रशियन कंट्रीज़ में 90%, मैं 80 भी नहीं बोल रहा हूँ, 90% ऐसे कॉलेजेस जिनका खुद का हॉस्पिटल है ही नहीं। मैं फिर वो सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, मैं आपको अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी, आपकी लाइफ है, इन कंसल्टेंट के 2-4 पैसे से, इनके चंद रुपयों से, इनके कंसल्टेंसी फीस से आपकी लाइफ बहुत कीमती है। क्योंकि आपने 5 ईयर्स MBBS लगाया, 1 ईयर इंटर्नशिप लगाया, इंडिया लौटने के बाद अगर NMC आपके डिग्री को अगर कंसीडर नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, पूरा लाइफ करप्ट हो गया, तब तक तो वो कंसल्टेंट पूरे सब चौपट, उनका लाइफ भी खराब हो गया, और वो तब तक वो कंसल्टेंट तो अपना दुकान बंद करके कहीं और जा चुका होगा। फिर तो आपको क्या करना है, देखना है कि उस जो मेडिकल कॉलेज है पार्टिकुलर, उस मेडिकल कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं। NMC का फर्स्ट रूल, फिर नीट क्वालिफाई, 54 मंथ्स MBBS, 4.5 साल की MBBS, और उस कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट्स है उनका, वो पॉइंट से आता है प्रैक्टिस टू लाइसेंस। बच्चे वहाँ MBBS करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप जैसे करेंगे, इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें क्या होगा, 1 साल वो जो कंट्री है इंटर्नशिप करने के बाद या तो लाइसेंस का एग्जाम लेकर या विदाउट एग्जाम लिए हुए उसे प्रैक्टिस टू लाइसेंस देगी। क्योंकि अभी जो इससे पहले जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे थे मनसुख मांडविया, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट में कहा था कि जो भी एब्रोड की मेडिकल जो कंट्रीज़ है जो हमारा बच्चों को MBBS कराती है, अगर हमारे डॉक्टर्स को वो डॉक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस टू लाइसेंस अगर वो नहीं देंगे तो हम अपने उन डॉक्टर को हम डॉक्टर कैसे मान लें। हम इंडियंस का जो हमारा जो हमारी बॉडी या हम लोगों का जान इतना सस्ता तो नहीं है कि वो हमारे डॉक्टर को नर्स भी नहीं मान रहे, हम उनको डॉक्टर कैसे मान लें। तो वो आपके हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस टू लाइसेंस तभी देंगे जब उनको लगेगा बाकी ये डॉक्टर हैं, है ना। इससे क्या पता चलेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, है ना, और वो उनका पेशेंट का जो बच्चे अपने इंटर्नशिप वगैरह बच्चे अच्छे से करेंगे वहाँ पे। अब ये चीज़ निकल गया। अब लास्ट जो पॉइंट आ रहा है वो मीडियम ऑफ कोर्स होगा, वो इंग्लिश होगा, है ना। तो मैंने MBBS एब्रोड का जो मैंने आपको बता दिया कि ये मेन जो पॉइंट्स 4-5 थे बहुत इंपॉर्टेंट थे।
अभी पिछले साल जैसे आपने देखा कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, या और भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं रशिया में भी, जिनकी कैपेसिटी 500 स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने 1400 एडमिशन ऐसे कर करके यूनिवर्सिटी मिली है सिर्फ पैसे के लिए। क्योंकि ज़्यादातर जो ये यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं ये मनी माइंडेड हो चुकी हैं। ये इनको क्या है, आपके लाइफ से उनको कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ आपको एमबीबीएस की डिग्री देंगे, वन टाइम यानी रिफिल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चे आएंगे, पढ़ाई चाहे जितना करें वो, उनको डिग्री देके वहाँ से भेज देंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, किसी भी एजुकेशन में, दुनिया के दूसरे फील्ड की तरह एजुकेशन में भी अब माफिया लोग बहुत हो गए हैं जी। अब ओखला में घूम कर देखिएगा तो आपको दुनिया के दूसरे ममालिक में एमबीबीएस कराने के लिए बहुत सारे पोस्टर बैनर नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब के सब फ्रॉड हैं या सब के सब बहुत अच्छे हैं। आपका पास जो पैसा है बहुत कीमती पैसा है। जो गार्जियन है वो मेरी बात सुन रहे हैं, उनके पास जो पैसा है बहुत मेहनत से कमा कर रखा हुआ उन्होंने, तो पहले आप ठीक से जांच लीजिए कि जिस ऑफिस में आप गए हैं, जिनसे बात करने के लिए गए हैं, वो सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही परफेक्ट है, इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। जैसे ये अपनी बातें कह रहे हैं तो आप इनके दफ्तर में आइए, इनको ठीक से देखिए, सारी बातें जानिए, इन्होंने जिन बच्चों को अब तक भेजा है उनसे बात कीजिए। अब मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी अगर आपको शक हो और अल्लाह ने आपको पैसा दिया हो तो खुद जाकर देख लीजिए। साहब जी जी, मैं आपको एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि किसी गार्जियन के पास पैसा है, अल्लाह ने दिया पैसा उसको, वो कहेगा मेरा बेटा बांग्लादेश की फलां यूनिवर्सिटी में आप दाखिला करवा दीजिए, लेकिन मैं भी देखने जाऊंगा उसको, मैं तो वाइफ को लेकर जाऊंगा। तो क्या ये मुमकिन है कि आप कहेंगे नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें, जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो स्पेशली विजिट वीज़ा लगा जाके वहाँ पे विजिट करते हैं। वो उज़्बेकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, इजिप्ट भी जाते हैं, वो है ना, तो वो जाते हैं। तो लेकिन इनकी क्या है, कम परसेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं कि जाने आने में हमारे 50-50,000 खर्च हो जाएंगे, इसमें तो बच्चों का हमारा अच्छा खासा है ना, और टाइमिंग का भी इशू होता है। तो अभी ऐसा है, आप देख रहे हैं कि हमने हमारे साथ 2 गेस्ट आए हुए हैं, है ना, तो इन गेस्ट को हमने इसलिए बुलाया है ताकि एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में जो फीडबैक देंगे और मैं जो दूंगा, इसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। ये जो देंगे इससे बिल्कुल ऑर्गेनिक देंगे। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल भी है, इजिप्ट भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन गार्जियन बेचारे को क्या मालूम किसका मेडिकल कॉलेज कैसा है, किसका क्या है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा। आप अगर गार्जियन को या स्टूडेंट्स को मशवरा देना चाहें किस मुल्क को फोकस देना चाहिए, बांग्लादेश से करने में क्या फ़ायदा है, नेपाल से करने में क्या फ़ायदा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ रशिया, उज़्बेकिस्तान, इजिप्ट, कहाँ से करने में क्या फ़ायदा है। अगर किसी के पास पैसा है ठीक ठाक, वो खर्च करना चाहता है, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो किस मुल्क को उसको फोकस देनी चाहिए। देखिए, अभी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो नेबर कंट्रीज़ जो है, जो इंडिया के बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि ज़्यादातर जो नेबर कंट्रीज़ है हमारे पास, वो एनएमसी के रूल्स को ज़्यादा अच्छे फॉलो करती है। उसमें नेपाल और बांग्लादेश, इन 2 कंट्री को मैं सबसे पहले लेता हूँ, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश एनएमसी के जो रूल्स हैं उसको पूरे अच्छे से फुलफिल करती है। लेकिन नेपाल में एक डिमेरिट ये है कि नेपाल प्रैक्टिस टू लाइसेंस जो देती है वो एग्ज़ाम पहले लेती है। एग्ज़ाम जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं तब प्रैक्टिस टू लाइसेंस देती है, और बांग्लादेश उसकी कंपेयर में जो है वो प्रैक्टिस टू लाइसेंस एग्ज़ाम जो है नहीं लेती। वो क्या करती है, बच्चों को एक 5 ईयर्स की एमबीबीएस, 1 ईयर इंटर्नशिप हो गया, कराने के बाद बच्चे को प्रैक्टिस टू लाइसेंस दे देती है। क्योंकि बांग्लादेश का जो पैटर्न है ना पढ़ाने का, वो बिल्कुल अलग है। वो एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर में वो बच्चे का आइटम लेते हैं, फिर उसका कार्ड होता है, फिर टर्म होता है, फिर प्रॉफ होता है। तो बच्चों को इस तरह पढ़ा देते हैं, उन्हें पता होता है कि जिन बच्चों ने डिग्री निकाली है उनको लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, इनकी डिग्री प्रैक्टिस टू लाइसेंस हो चुकी है। तो अब इसमें जो अदर कंट्रीज है, बांग्लादेश अभी जितनी अब इधर एशियन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में देखेंगे तो एनएमसी के गाइडलाइंस को और एफएमजी की पासिंग रेशियो को देखेंगे तो सबसे टॉप पे तो बांग्लादेश है। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं मुझे सेंट्रल एशिया में जाना है, तो सेंट्रल एशिया में जैसे उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है। अब इस सारे कंट्रीज़ में सिर्फ कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास उसका हॉस्पिटल है, और वो कंट्री जो है बच्चों को अच्छी जो है फैकल्टी उन्होंने रखा हुआ है, इंडियन फैकल्टी को ला के रखा हुआ है। अगर कोई गार्जियन आपकी ऑफिस आना चाहे, देखना चाहे, बैठना चाहे, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहे, तो क्या आप उनसे कोई फीस भी लेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जब चाहे आपसे मिल सकते? हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है कि मेरे पास अभी पिक टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि नंबर ऑफ एडमिशन हमने कराए हैं और लोगों का एक भरोसा बना हुआ है।
तो सारे कॉल्स को मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं, तो मेरी एक टीम है, मैं टीम में देता हूं उस नंबर को। लेकिन कुछ लोग पर्सनली आकर अगर बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मेरे लिए जो उनको काउंसलिंग का जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए फैज साहब, एक सवाल जो सबसे अहम है, कोई भी गार्जियन, ये है गार्जियन, जी जी अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद होता है। जी जी हम लोग यहाँ हॉस्टल में एडमिशन करा देते हैं नज़दीक में कहीं, जी। तो भी डरते रहते हैं हमारा बच्चा कैसा होगा, कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है, ठीक से वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो क्या आप बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं? मान लीजिए आप किसी एक बच्चे को बांग्लादेश में एडमिशन करवा दिया आपने, जी जी उसके बाद आप गायब हो गए, जी या कांटेक्ट में रहते हैं बच्चों से, कोई परेशानी बच्चों के ही, तो गार्जियन आपसे मिल सकते हैं। जी, जी। आप यूनिवर्सिटी को फ़ोन करते हैं, बच्चा आपसे कांटेक्ट कर सकता है। क्या ये चीज़ें ऐसी हैं? देखिए सिबली साहब, इसके बारे में अगर मैं अपने ज़ुबान से अगर आपको तारीफ करूंगा तो मुझे लगता है ये बेहतर नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास जो आए जी, हुए मैं इनसे हमारे बात साथ कर है रहा ना, सर मुझे बताइए, आपका बच्चा है या बच्ची है और कहाँ है वो? मेरा नाम हाजी दीन मोहम्मद है, मैं अबुल फजल में ओखला में रहता हूँ। और मैंने अपनी बच्ची का जो बेटी का दाखिला इनसे कराया है बांग्लादेश में। मुझे सब कुछ इनकी बहुत आदत भी अच्छी लगी है, और इनका कारोबार का हिसाब से जैसे हर आदमी अपनी दुकान लेके बैठा, लेकिन इनका वो वाला मामला नहीं है। इन्हें बच्चे की केयर का भी मामला ज़रूर करते हैं। ये बहुत सही सोच समझकर बच्चे को तरबियत देते हैं कि आप यहाँ जाओ और आपके लिए ये फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी मिलेगी। जैसे कि मेरी बेटी है, बेटा हो तो कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसके लिए बांग्लादेश चूज करा जी। और इसके अलावा हम और हमारी मिसेज भी और बेटी भी, हम इनके साथ ही जब एडमिशन हुआ है तो हम गए और वहाँ बच्ची को छोड़ के आए, वहाँ की सब चीज़ देखी। वहाँ के भी लोग ऐसे हैं माशाल्लाह कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बच्ची की केयर करी है। वहाँ ही सामने इनका हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है आमने सामने। ये नहीं कि जी कॉलेज कहीं दूर है और बच्ची का हॉस्टल कहीं दूर है, ऐसा भी नहीं है। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी वहाँ जाकर, और बच्ची की भी हमने वहाँ बहुत सहूलियत देखी। और उनकी जो बेचारों की जो आदत है उनकी बहुत अच्छी लगी हमें भी, और उनका जो हर चीज़ का जो है बहुत अच्छा लगा हमें। हम तो आज भी मुतमईन हैं, और हम तो ये कहना चाहते हैं अगर किसी को भी बच्चे को अगर MBBS में अगर कराना है तो फैज सर से मिलिए, इनकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये धोखेधड़ी वाला काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाल बराबर भी। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। गार्जियन अगर किसी की तारीफ कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इनको पैसे दे दिए होंगे, इनकी बच्ची वहाँ पढ़ती है, तो गार्जियन किसी की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनको तसल्ली हुई है। और ख़ास बात यह है कि खुद भी बांग्लादेश गए हैं। फिर मुझे एक सवाल आपसे ये करना है, बहुत से लोगों के पास बेटी है, उसको वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जी जी, लेकिन बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो इस बात को लेकर वो सीरियस होते हैं कि मुझे कोई एजुकेशन में नहीं जाना है, जी जी, भले ही बेटी को डॉक्टर को बनाना है, लेकिन जहाँ कोई एजुकेशन है वहाँ एहतियात करना है, मजबूरी है तो कोई बात नहीं। तो क्या आपके पास ऐसे ऑप्शन भी है क्या कि बच्ची एडमिशन करे और वहीं जाए जहाँ सिर्फ बच्चों का मेडिकल? आपने हालात के मुताबिक ये सवाल किया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है जिस तरह का सिचुएशन है, खास करके जो बच्ची ज़्यादा पर्दा करती हैं, है ना, हिजाब नकाब पहनती हैं, वैसी गर्ल्स के लिए बांग्लादेश में सेपरेट वोमेंस मेडिकल कॉलेज है। देखिए, मैं उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया सब करता हूँ। मैं ज़्यादातर सेंट्रल एशिया में बताऊंगा, वहाँ ऐसा है, बिल्कुल ओपन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल एशिया में ऐसा है कि वहाँ पर वॉशरूम में पानी का कल्चर नहीं है, टिश्यू पेपर वाला यूज़ करते हैं, है ना। इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ ऐसा है कि बच्चे वहाँ पहुँच के जो इसका सामना करेंगे, क्यों ना मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि हम लोग, हमारे बच्चे हैं, हमने बचपन से ऐसा तरबियत ही नहीं दिया है कि टिश्यू पेपर से जो है तारत हासिल करने के लिए, है ना। तो इसमें आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ है वहाँ पे। बच्चे अगर जाते हैं, अगर कहीं किसी, अगर वो इसमें चले गए, किसी मतलब अगर ग्रोसरी में चले गए वहाँ पे, तो आपको एक फ्रिज में दिखेगा, उसी में शराब रखा हुआ है, उसी में पानी का बोतल रखा हुआ है। तो हमारे बच्चे जो कभी शराब के बोतल को छुए नहीं, टच नहीं किए हैं, अब वहाँ पे बगल में पानी रखा हुआ, क्या हमारा पीना चाहेंगे वो? तो ऐसी बहुत सारी दुश्वारी आती है। और मेडिकल जो उनके जो पेपर्स वगैरह हैं, जो फैकल्टी है वो आवर्स भी कम देते हैं, है ना। लेकिन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी है, चंद है। हमें तो ये बताइए कि आपका बच्चा है कहाँ, और क्या आप इनकी जो अब तक की चीज़ें हैं, इनसे मुलाकात, इनकी सर्विसेज, इनकी जो खिदमात हैं, इससे आप सेटिस्फाई हैं या कुछ कमी नज़र आती है आपको? देखिए शिबली भाई, मेरा नाम शाहिद अली है, मैं ओखला का ही रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया, नंबर थोड़े कम रह गए, तो हमने भी
कंसल्टेंसी के लिए बहुत एक्सरसाइज की। अब उसमें जो फैज़ भाई से हमारा जो कांटेक्ट हुआ वो डायरेक्ट नहीं हुआ, हम तो जानते भी नहीं थे। तो इनकी फीडबैक की वजह से हम इन तक पहुँचे और हमें इनकी 3-4 चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगी। एक तो ट्रांसपेरेंसी, कोई चीज़ हिडन नहीं होती इनकी, और एक इनको इस लाइन में नॉलेज बहुत है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक के एक साल करीब हो गया हमारे बच्चे को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वेल सेटिस्फाइड हैं इनकी सारी चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बताया कुछ और चीज़ें, बाद में कुछ और हो गई, बाद में इन्होंने कोई और डिमांड की। तो इनका पैकेज भी हमें बहुत अच्छा लगा। इनकी आदत तो बढ़िया है ही, लेकिन इनको इस फील्ड में जो महारत है, और ये फोर्स नहीं करते, ये नहीं कहते कि मतलब आप ये नहीं, आप उधर चले जाइए, मैं आपका दूसरी जगह करा दूंगा, आप जहाँ तैयार होकर सारे ऑप्शन देते हैं जो आपको पसंद है। चलिए जी, तो हम जो इन तक पहुँचे हैं वो फीडबैक की वजह से पहुँचे हैं। लुकमान साहब हैं जो इमाम है मस्जिद के, ये कांटे वाली मस्जिद के, उनकी बेटी गई हुई थी, तो हमने उनसे पता किया, उन्होंने बताया हमें कि मेरी बेटी को 2 साल हो गए हैं, तो आप कहीं ना जाएं, आप फैज़ भाई के दफ्तर होकर आए पहले। तो मैं बेटे को लेकर के यहाँ पर आया, फैज़ भाई से मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली उसमें मुलाकात में मैं सेटिस्फाई हो गया था इनके पैकेज से, ट्रांसपेरेंसी से और इनके समझाने से, जो इन्होंने गाइडेंस दी हमें। तो हम तो बहुत मुतमईन हैं, और हम तो पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने बच्चे के लिए आदमी उसके फ्यूचर के लिए जो उस पर पैसा खर्च करता है, तो आपका सही जगह पे पैसा लगना चाहिए, सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, बाद में आपको पछतावा ना हो। क्योंकि कंसल्टेंसी का मामला ऐसा है कि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये बच्चे की 6 साल की पूरा पीरियड का, पूरी जिंदगी का मामला है। जरा सी भी इसमें कुछ ऊँक चूक हो गई तो फिर आदमी पछता है। मेरा बच्चा जो है पिछले साल गया है, उसको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा समरकंद मेडिकल स्टेट में, उज्बेकिस्तान। ग्रुप जो है सारे साथ में गए, और ग्रुप में हम भी गए थे साथ में एयरपोर्ट तक, और मैं साथ में लेके, और ये खुद सबसे अच्छी बात ये है कि खुद जाते हैं, ये लेके जाते हैं। हाँ, एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त इन्होंने वहीं दिया। बच्चे को वीज़ा वगैरह स्मूथली हो गया, पेपर वर्क बहुत अच्छे से हुआ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हॉस्टल में बहुत अच्छे हॉस्टल में बच्चा है, और बच्चे से रोज़ बात होती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि डॉक्टर वाला जो पेशा है वो एक वजह से और भी ख़ास है। आप अचानक कभी बीमार होइए, अल्लाह ना करे बीमार हो, आप अगर बीमार हो गए, ये फितरी चीज़ है, तो बहुत टेंशन आती है, इंसान घबरा जाता है, अरे यार डॉक्टर तो लूट लेगा। ऐसे वक्त में हर आदमी को ये ख्याल आता है, काश हमारा ही बेटा डॉक्टर होता, काश हमारी ही बेटी डॉक्टर होती, तो कम से कम मेरे अंदर जो ये खौफ है कि डॉक्टर साहब अब लूट लेंगे हमें, ये वाला खौफ नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 1 नहीं 2 नहीं 10-10 मकान है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घर में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, और उनके बच्चे कुछ बहुत ख़ास नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को, अगर आपके पास पैसा है तो डॉक्टर बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS करे तभी डॉक्टर बन सकता है। मैंने बताया कितने सारे ममालिक हैं जहाँ MBBS होता है। हाँ, गवर्नमेंट का एक रूल है, वहाँ वो MBBS करेंगे, फिर यहाँ एक टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद वो प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अल्लाह ने दौलत दी है, तो अपने घर में डॉक्टर ज़रूर बनाइए। डॉक्टर बनाने से एक तो समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका बेटा या आपकी बेटी डॉक्टर है। दूसरे ये जो एक टेंशन रहती है आपको, तो बीमार हो गया तो क्या होगा, दूसरे डॉक्टर तो हमें बर्बाद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या टेस्ट लिख देंगे, इस टेंशन से भी आपको निजात मिल जाएगी।